हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है राइट एनी 5 एलिमेंट्स दैट हिंडर द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है, तो यहाँ पे आपको 5 ऐसे एलिमेंट्स यानी कि 5 ऐसे चीजों के बारे में बताना है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी के सक्सेस में सबसे बड़ा हिंडर है, यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बाधा है या फिर सबसे बड़ी रुकावट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसकी सफलता में जो सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जो रुकावट पैदा करती है, ऐसी 5 चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक वर्ड आया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो लोग होते हैं वो अपनी सरकार, अपना नेता, अपना लीडर खुद चुनते हैं इलेक्शन के जरिए, जो कि उन लोगों के लिए ही काम करेगी। तो इसी को बोला गया डेमोक्रेसी, कि अपना नेता, अपना सरकार, अपना लीडर खुद चुनना। तो स्टूडेंट्स, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो उसका शेप है, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया की डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, सरकार को 3 अलग अलग लेवल में बांटा गया है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो इंडिया की डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, संविधान के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि संविधान में ऐसा बोला गया है। और आपको पता होगा स्टूडेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसी बुक जहाँ पे गवर्नमेंट को या देश को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, उसको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा। एंड ये जो सिस्टम है ये पॉलिटिकल पार्टीज के कोऑपरेशन से, यानी कि उनके हेल्प से, उनके सहयोग से ही काम कर पाता है। और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है तो इस सिस्टम के जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो कमियां हैं, वो हमको देखने को मिलती है। और ये जो कमियां हैं इस सिस्टम की, वही प्रेजेंट में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे चैलेंजेस का, अलग अलग टाइप के चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें से जो प्रोमिनेंट है, यानी कि जो मेन है, इंपोर्टेंट है कुछ, वो यहाँ पे नीचे बताए जा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन इन चैलेंजेस को, चुनौतियों को देखते हैं। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी यानी कि गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, की लोगों के पास काम नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, देश की जो पॉपुलेशन है, देश की जो जनसंख्या है, उसका 26% ऐसा है जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन में आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास इनफ चीजें नहीं है जीवन जीने के लिए, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो ऐसे लोगों को रखा गया है पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे। तो देश की पॉपुलेशन का 26% ऐसे लोग हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो देश के ऐसे नागरिक जो कि लिटरेट है या फिर इलिटरेट है, लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे लोग और इलिटरेट यानी कि अनपढ़ लोग, तो देश के जो लिटरेट और जो इलिटरेट नागरिक है, यानी कि पढ़े लिखे और जो अनपढ़ लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास रेगुलर इनकम का कोई रेगुलर काम नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है उनके पास कि लगातार पैसे आ सके और अपना जीवन जी सके। तो क्योंकि ऐसे लोगों का बहुत बड़ा समुदाय है, बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है, तो इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो लार्ज सेक्शन है, जो बहुत बड़ा जो ग्रुप है, जिनके पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो ये ऐसे लोग जो है वो डिफिकल्टी बन जाते हैं, परेशानी बन जाते हैं डेमोक्रेसी के लिए। एंड इसके वजह से जो डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाती है, काम नहीं कर पाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, या अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, की लोगों के पास काम नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है इंडिया की डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। सेकेंड जो रीजन है या चैलेंज है कास्टिज्म, रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम। कास्टिज्म यानी कि जातिवाद, यानी कि लोग जो है वो अपनी जाति को, कास्ट को महान समझते हैं, या फिर रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद, यानी अपने क्षेत्र की जो धर्म है, अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को महान समझना। एंड जो लिंग्विस्टिक यानी कि अलग अलग जो भाषाएं बोली जाती है, तो हर कोई अपनी भाषा को महान समझता है। तो इनको लेकर के जो प्रॉब्लम्स है, ये सबसे बड़ी चैलेंज है, सबसे बड़ी समस्या है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। तो चलिए समझते हैं इसको इन डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, हमारे देश में सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए आजादी के, कि हर कोई आजाद है, एंड इसके साथ ही इक्वल है, यानी कि समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये जो अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये देश के सभी नागरिकों को दिया गया है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन अगर हम रियलिटी के एंगल से बात करते हैं, जो कास्टिज्म या रीजनलिज्म जो पॉपुलर होते जा रहा है, जो फेमस होते जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलित होते जा रहा है, तो इस कास्टिज्म और रीजनलिज्म के वजह से ही जो यहाँ के लोग हैं, उनको इन दोनों अधिकारों का, जो कि आजादी का और समानता का अधिकार है,
ये इन दोनों अधिकारों को रियल नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हर कोई अपने ही धर्म को, अपने ही कास्ट को महान समझ रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं भेदभाव हो जा रहा है और फिर वहां पे फ्रीडम और इक्वलिटी का अधिकार देखने को नहीं मिलता है। तो जो लोग इंडिया की डेमोक्रेसी में विश्वास रखते थे, तो उनका ये मानना था, उनको ये विश्वास था कि जो इंडिया में जो कास्टिज्म है, यानी कि कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर के जो हर कोई अपनी जाति को महान समझ रहा है, वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म जो है वो खुद ही अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कास्ट को प्रायोरिटी देता है, किसी जाति को, किसी कास्ट को प्राथमिकता देता है, उसको प्रायोरिटी देता है, तो वो ये प्रायोरिटी देकर के उसके हिसाब से पॉलिटिकल वर्क डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल काम किया जाना चाहिए, या उनका बिहेवियर उन कास्ट के लिए अलग अलग होता है। तो लोग ही जब ऐसा करेंगे कि वो किसी एक कास्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उस हिसाब से पॉलिटिकल वर्क डिसाइड कर रहे हैं कि क्या काम करना है उनके लिए, तो ये नेचुरल सी बात है कि जो डेमोक्रेसी वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगी, सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और ये डेमोक्रेसी के काम के लिए सबसे बड़ी रुकावट पैदा करेगा। तो यही कारण है कि ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वहीं पे नेक्स्ट चैलेंज है इलिटरेसी का। इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा, यानी निरक्षर लोग, यानी कि अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी देश की डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए वहां के नागरिकों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, लिटरेट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, ना तो वो अपने अधिकारों को समझते हैं और ना ही अपने कर्तव्यों को, और यही रीजन है कि वो अपने वोट के अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इलेक्शन में वो वोट जो है वो उन लोगों को देते हैं जो उनको पैसे देते हैं या उनकी कुछ जरूरतें पूरा कर देते हैं, जिससे कि वो वोट को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। एंड यही कारण है कि जो इलिटरेसी है, जो अनपढ़पना है, ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा कर्स है, श्राप है, यानी कि अभिशाप है। नेक्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल एविल्स, यानी कि जो समाज में बुराइयां हैं, एविल्स यानी कि बुराइयां, उन बुराइयों की वजह से भी इंडिया की डेमोक्रेसी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। तो इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया का जो समाज है, वो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, पारंपरिक समाज है, यानी कि बहुत समय से जो चला आ रहा है वही चीजें चली आ रही है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है, यानी कि डेमोक्रेसी की जो भावना है, तो इस डेमोक्रेसी की भावना के हिसाब से जो जनमत है, जो लोगों की सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, वो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सही तरीके से बता नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि अभी भी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में अनटचेबिलिटी की जो भावना है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, तो छुआछूत की जो भावना है वो अभी भी है। उसके अलावा जो वुमेन के लिए जो भेदभाव है, औरतों के लिए जो भेदभाव है, वो अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा सेक्सुअल सुपेरियोरिटी की भावना भी बनी हुई है। सेक्सुअल सुपेरियोरिटी का मतलब है कि जो मेन है वो वुमेन से बेहतर है, अभी भी ये सोच बनी हुई है। और इसके अलावा जो फ्यूडलिस्टिक सोच है, जो माइंडसेट है, वो भी है। फ्यूडलिस्टिक यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं या पावरफुल लोग हैं, वो गरीब लोगों को लैंड देते हैं, जमीन देते हैं और साथ ही में उनको प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि सुरक्षा देते हैं, और बदले में उन गरीब लोगों को रिच या पावरफुल लोगों के लिए वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, और साथ में उनके लिए लड़ना भी पड़ता है अगर जरूरत पड़े तो ये भी माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। और भी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, ऊंच नीच की भावना है, तो ये अभी भी परसिस्ट करती है, यानी कि बनी हुई है। इतना जमाना एडवांस होने के बाद भी ये सोच हमको देखने को मिलती है। तो ये जो सोच है, ये जो विचार है, यही एक्चुअली रुकावट बनी हुई है या बाधा डालती है डेमोक्रेसी के सफल होने के लिए, डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए। नेक्स्ट चैलेंज है निगेटिव रोल ऑफ द मीन्स कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन के जो मीन्स है, यानी कि जो कम्युनिकेशन के जो साधन है। कम्युनिकेशन के साधन का मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के जो साधन है, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया। तो ये जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन के मीन्स है, यानी कि अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के जरिए है, साधन है। तो इनका जो है वो निगेटिव रोल है। तो ये कैसे, चलिए देखते हैं इन डिटेल में। तो इस कम्युनिकेशन के मीन्स के जरिए, यानी कि संचार के साधनों के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध बन जाता है। क्लोज बॉन्ड यानी कि बहुत ही गहरा संबंध बन जाता है सरकार और नागरिकों के बीच में, वो भी इस कम्युनिकेशन के मीन्स के जरिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार जो है वो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम बनाती है जनता के कल्याण के लिए, लोगों के फायदे के लिए, और इन स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताया जाता है कि ये योजनाएं और जो प्रोग्राम है ये किस तरीके से लोगों के फायदे के लिए बनाई गई है, कि लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से बनाई गई है। और ये बात बताई जाती है मास कम्युनिकेशन के जरिए, यानी कि वो टेलीविजन, रेडियो पे अनाउंस कर देते हैं कि जनता के कल्याण के लिए क्या क्या स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए गए हैं।
तो जो गवर्नेंस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि स्टूडेंट्स जो शासन है और प्रशासन है, यहाँ आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, और जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो पॉजिटिव रोल है, जो पॉजिटिव भूमिका है, उसके तरफ लोगों का अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया है। जबकि जो ये टूल है, यानी कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो ये लोगों की सोच यानी कि पब्लिक की जो ओपिनियन है बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, मेजर रोल प्ले करता है। एंड जो लोगों की सोच है उनको एक डायरेक्शन मिलता है। हालांकि इस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो भूमिका इंडिया में होना चाहिए, जो रोल इंडिया में होना चाहिए और जितना पॉजिटिव होना चाहिए, वो उतना हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी वो 5 हिंड्रेंस यानी कि रुकावटें या चैलेंजेस जो कि इंडिया के डेमोक्रेसी को सफल होने से रोकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।